हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ और कासगंज ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस बार यूपी पीसीएस 2019 में 5वीं रैंक प्राप्त की है। मैं डेली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जिसके माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी को शेयर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम अगर यूपी पीसीएस या किसी एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इसको हमें एक इंटीग्रेटेड वे में देखना चाहिए कि जिसमें प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की सबकी तैयारी साइमल्टेनियसली कंटिन्यू रहती है। इसमें पर्टिकुलर अगर हम अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे तो शायद तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के लिए होता है कि आपने एक बार सिलेबस देखा, सिलेबस को उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया, उसके लास्ट ईयर्स के जितने भी यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इवन यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपने उनको देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए कि मैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक सब्जेक्ट को कब तक कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप उसमें टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके टेस्ट पेपर को घर पर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट को पूरा करें तो सब्जेक्ट के लिए आपके पास ढेर सारा मटेरियल नहीं होना चाहिए, जिससे डेविएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है आपको, तो हिस्ट्री की एक रेफरेंस बुक रखें, बिपिन चंद्रा रखें, स्पेक्ट्रम रखें और उसी से आप हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चंस करके देखिए कि मैं कहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरीके से आप ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल की बुक हो गई। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर रेफरेंस बुक को लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। तो आपको कोर जो सब्जेक्ट होती हैं प्रीलिम्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब को कंप्लीट कीजिए। यूपी के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। घटना चक्र की जो दृष्टि मैगज़ीन आती है उससे आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस आपके घटना चक्र से ही रहते हैं। घटना चक्र या इवन करंट इवेंट्स से रहते हैं। तो करंट इवेंट्स का आप घटना चक्र या किसी भी मैगज़ीन से उसको कवर कर सकते हैं जो उस टाइम मार्केट में आई हुई होती है, और उस वाली मैगज़ीन को, उस वाले पर्टिकुलर करंट इवेंट सेगमेंट को आप 3 या 4 बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कीजिए, उसको एक तरीके से अच्छे से देख लीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो प्रीलिम्स आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारी किसी भी प्रिपरेशन का, वो होता है मेंस का पार्ट। प्रीलिम्स में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, अगर आप मेंस में नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे स्कोर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि 2018 में मैंने अपीयर किया, लेकिन मैं फ़ाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पर मेरे मेंस में मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मेंस के लिए आपको बहुत ही फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इवन 1 साल पहले आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस को यूपी पीसीएस की वेबसाइट पे जाकर आपको उसके सारा सिलेबस को एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। यू हैव टू च्यू ऑल काइंड ऑफ सिलेबस, और सिलेबस के एक एक पॉइंट्स पे आप नोट्स बना लीजिए। जैसे पर्टिकुलरली अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ को देखा, इकोनॉमी का 3rd पेपर हो गया, तो इंक्लूसिव ग्रोथ के कितने डायमेंशन हो सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की कंस्ट्रेंट क्या है, इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे कवर किया जा सकता है, उससे रिलेटेड डेटा क्या होता है, उसमें करंट इवेंट्स में इंक्लूसिव ग्रोथ की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। तो उन सब का आप 2 या 3 पेज में नोट्स बना लीजिए। तो इस तरीके से आप हर पर्टिकुलर टॉपिक के 3 या 4 पेज के नोट्स को प्रिपेयर रखिए। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जीएस फर्स्ट पेपर की। तो जीएस 1 पेपर में आपका हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, सोसाइटी रहता है, सोशल इश्यूज़ रहते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी जो 11th की फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसको देखिए। तो फिज़िकल ज्योग्राफी के अगर आप 2019 के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा था कि विंड से कौन से फॉर्म्स बनते हैं, लैंड फॉर्म्स कौन से क्रिएट होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस वहीं से लिया गया था। सिमिलरली 2020 में आप क्वेश्चंस अगर ज्योग्राफी के पार्ट के देखेंगे तो वो भी एनसीईआरटी से लिया गया था सीधे सीधे। 2018 में एयर मास का क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी से था। तो आपका स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली आप
हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, उसको अपना पर्टिकुलर कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं उसको। और उसके बाद इसी तरीके से आप सोशल इशूज़ के लिए कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशंस सोशल इशूज़ की होती है उनको लिख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल इशूज़ के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप एक जगह पर लिख सकते हैं और उसको बीच बीच में अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी हो गई, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी डोमिनेट करता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलर नितिन सिंघानिया के कुछ नोट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं और उसके बाद आप फर्स्ट पेपर की इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी पेपर तैयार कीजिए किसी मेंस के लिए, तो उसके लिए आप एक बार नोट्स बना के उनको जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज़ कीजिए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ आंसर राइटिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि विदाउट कंप्लीटिंग सिलेबस आप आंसर राइटिंग करने लग जाते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया, और उससे क्या होता है कि माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप आंसर अच्छे नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, फिर आप फिर से पढ़ोगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल नहीं बन पाता है। तो आप उसके लिए ये कीजिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर उसको काफ़ी बार अपना एक टाइम शेड्यूल बना के उसको रिवाइज़ करके तब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके टेस्ट सीरीज़ को मार्केट से परचेज़ करके और उनके आंसर आप लिख सकते हैं और आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकती हैं कि कहाँ पर मेरी कमी हो रही है और मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, करंट इवेंट्स होती हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। बहुत सारे कोचिंग के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, आप किसी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे विज़न हो गया, इनसाइट हो गया, जो भी हो गया, आप उस पर जाके उसकी वेबसाइट पे जाके करंट इवेंट्स को देखिए कि पॉलिटी में क्या चल रहा है और उसके आप पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाइए। जैसे गवर्नर का इशू चल रहा है तो आप गवर्नर इशू पे जो डायमेंशन हो सकते हैं आप उसको कवर कीजिए। उसका करंट इवेंट में क्या रेलेवेंस है, उस करंट इवेंट्स को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूज़न में आप एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक नोट पर कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, उसको सॉल्यूशन को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये होगा कि सेकंड पेपर के लिए और थर्ड पेपर के लिए स्पेशली आपको चाहिए कि जो करंट इवेंट्स हों, जो करंट इश्यूज़ हों, उस पर आपकी शार्प नज़र रहे। आप उनको देखें कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके नोट्स बना लीजिए। पूरी तरीके से उसकी हिस्ट्री से लेके उसके कंक्लूजन तक आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो सेकंड पेपर के लिए अब भी अगर आप ये देखें कि करंट इवेंट्स में एक न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप ये है कि आपका कोई भी पार्ट छूट ना गया हो, उसके लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स आती हैं, जैसे विज़न की 365 आती है मेंस के टाइम पे 365, उसमें वो कंपाइलेशन रहता है सारे टॉपिक्स का कि क्या क्या पूरी साल में आपका मतलब पॉलिटी में क्या क्या इश्यूज़ हुए, गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज़ हुए, आप उनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और उनके नोट्स अपने मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। आप अपना टाइम नोट्स बनाने में फिर से मत ख़राब कीजिए और उसको देख के उसको रिवाइज़ कर लीजिए और उसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में और कंक्लूजन पार्ट में ऐड कीजिए। तो इससे आपका वैल्यू एडिशन वाला पार्ट मजबूत हो जाएगा। UPPCS 2019 वाले पेपर में या 18 वाले में, 20 वाले में सिमिलरली देखा था कि IR के 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको IR का पोर्शन भी अच्छे से करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो वो करंट इवेंट से आपका कवर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप वही कि 365 या किसी कोचिंग का करंट इवेंट्स का मटेरियल है और उसका आपके जो बेसिक नोट्स बने हुए हैं उसमें ऐड कर करके आप अपना रिवाइज़ करते रहिए। तो उससे ये आपके पर्टिकुलर जैसे इंडो नेपाल रिलेशनशिप हो गए, लास्ट टाइम इंडो नेपाल पूछा था, इस 2020 में इंडो चाइना रिलेशनशिप पूछा था। तो इस तरीके से आपके जो बेसिक इंडिया नेबरहुड के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, करंट इवेंट्स हैं, उस पे आप नज़र रखिए। तो ये वाला पार्ट आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। इसमें करंट का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो करंट को आप अच्छे से कीजिए। सिमिलरली थर्ड पेपर में अगर आप आएंगे तो वो इकोनॉमी का रहेगा, साइंस एंड टेक का रहेगा और उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट भी रहेगा आपका।
ये सारे पार्ट्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा। तो इन सब ये भी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमी का एक मेन उसका ये भी है कि इकोनॉमी में आपको चाहिए कि आपके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्पेशली जो बेसिक फैक्ट एंड फिगर हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी का आईसीओआर आपका कितना है, आपकी इकोनॉमी में कौन कौन से इरिटेंट्स हैं, उसके बेसिक फैक्ट्स क्या क्या हैं। इन सब बेसिक फैक्ट्स को आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए कि क्या क्या बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं इकोनॉमी में, और उसका हमारे पास क्या क्या डेटा हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस में उस डेटा को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो इकोनॉमी वाले पार्ट में बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इकोनॉमी की कोई नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। तो उस स्कीम्स के नाम आपको याद रखने हैं, स्पेशली उनके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, फोकस पॉइंट्स क्या हैं, क्या गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, कितना अचीव करना है, पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इन सब को आप एक जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स हो गए, इन सब टॉपिक्स के आप एक जगह नोट्स बनाकर रख लीजिए। इकोनॉमी का पार्ट से आपके 8 या 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इकोनॉमी के पार्ट को आपको अच्छे से करना है। फूड सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नाम हो गया, अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं एग्रीकल्चर के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो उन सब को आपका एक कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जिसको आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आप उसको रिवाइज़ कर सकें मल्टीपल टाइम्स और उसको अपग्रेड भी कर सकें टाइम टू टाइम। अगर कुछ भी इवेंट हो रही है, जैसे अभी फार्मर्स इशू चल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो उन सबको आप एक जगह उस नोट्स में अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। तो थर्ड पेपर का ये मेन एस्पेक्ट होता है, इसमें आपको करंट इवेंट्स और फैक्ट और फिगर और डिफेंस, स्पेशली अभी सिक्योरिटी का आप देखेंगे तो सिक्योरिटी में थर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रोपोर्शनेटली। तो आप सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से, उस पर भी, सिक्योरिटी वाले पोर्शन पे भी अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी यूपी का जो सिलेबस है आप उसको देखिए, इसी तरीके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हेडिंग है उसको देखिए और पर्टिकुलर हेडिंग के पर्टिकुलर नोट्स बना लीजिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी और एग्ज़ाम टाइम्स पे आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट नहीं होगा कि मैंने पर्टिकुलर टॉपिक नहीं किया है तो फिर मैं एग्ज़ाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे पास जब तक नोट्स नहीं थे तो फिर मैं वो लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वो वाली दिक्कत आप लोग ना फेस करें। तो इसलिए अच्छा है कि आप नोट्स बना के रखें। अगर किसी मैगज़ीन को रेफ़र कर रहे हैं, 365 को पढ़ रहे हैं, तो उसको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें और एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवाइज़ करें। मॉर्निंग में उसका आप अपना शेड्यूल बनाएं कि पर्टिकुलर टाइम में मुझे कितने टॉपिक रिवाइज़ करनी है, कौन सी सब्जेक्ट रिवाइज़ करनी है, तो इसको कर लीजिए। एंड फोर्थ पेपर में अगर आप देखेंगे तो एथिक्स का पेपर होता है और एथिक्स का पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है। उसमें आपके पास बहुत सारे कोट्स रहने चाहिए कि आप उनको आप दिखा सकें, कोट्स को दिखा सकें। उसके बाद आपके पास कुछ स्टोरीज़ ऐसी होनी चाहिए, ग्रेट लीडर्स हो गए, रिफॉर्मर्स हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, गांधीयन थॉट्स हो गए, क्योंकि गांधी जी का आप देखेंगे कि 2019 के पेपर में गांधी जी से 3 या 4 क्वेश्चंस आई थिंक पूछे गए थे। तो कुछ आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उस कलेक्ट करके छोटे से टाइम पीरियड में आप उसको लिख लीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। तो एथिक्स के लिए डिकोड एथिक्स की बुक आती है, तो आप डिकोड एथिक्स में से जो जनरल कंसेप्ट्स हैं उनको कर सकते हैं। लेक्सिकॉन की बुक है, लेक्सिकॉन की बुक को आप देख सकते हैं। उसमें डेफिनेशंस जो पर्टिकुलर दी हुई हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। और इसके अलावा आपके जो टॉपिक हैं एम्पथी, कंपैशन, इन सब के आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको 2 या 3 पेज में कंसाइज कर लीजिए। फिर आप कोट्स को भी डेली आप कोट्स को देखिए कि कौन से ग्रेट लीडर ने क्या बोला है, क्या है उसका मतलब एथिक्स से क्या कनेक्शन हो सकता है, उसको कैसे एथिकल वे में एनालाइज कर सकते हैं। इसका आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी अपना ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए ये वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। अब अपने ऐसे वाले पार्ट में कोट्स को जितने अच्छे से, जितने क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करेंगे तो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऐसे में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सिमिलरली आपने इकोनॉमी का कुछ डेटा कलेक्ट किया है, तो अब अगर आप उसको ऐसे में डाल देंगे तो फिर आपका ऐसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को आपको ऐसे देखना है। एथिक्स का पेपर ओवरऑल आपको एक इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहिए, जिससे आपके अदर पेपर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहे। और एथिक्स के पेपर बहुत स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एथिक्स के पेपर पे आप बहुत अच्छे से
काम कीजिए। उसके जितने भी डेफिनेशंस, कोट्स और जितने सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी आप स्टोरी की तरह उनकी चीज़ों को कुछ कुछ स्पेशल है तो उसको याद कर लीजिए। गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद को, इन सबको आपके पास कुछ ना कुछ फोल्डर रहना चाहिए जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप उनके विचारों को आप कोट कर सकें। तो फोर्थ पेपर के लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने कोट्स को एक जगह लिखा हुआ था और उसको मैं डेली जब भी टाइम मिलता था, 2 या 3 मिनट मिलते थे, तो मैं उन कोट्स को रिवाइज कर लेती थी। तो वो वाले कोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन कोट्स को ओवर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक पर्टिकुलर अप्रोच होनी चाहिए कि एथिक्स के पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करें। उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज होती है, यूपीएससी के पेपर्स को आप देखिए। लास्ट 2013 से लेकर 2019 के पेपर्स को देखिए और उसमें किस तरीके से डेफिनेशंस को पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया है, और उन क्वेश्चंस के आंसर को आप देखिए। और उस उनके आंसर्स भी आते हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनके आंसर को भी निकालते हैं। तो अपने आंसर्स को और उनके आंसर को कंपेयर कीजिए और कहाँ पर आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है आंसर राइटिंग में, उस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। तो फोर्थ पेपर के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है कि आप अपनी तरीके से कोट्स से लेके सब तरीके के आंसर्स को इनरिच कीजिए। ये 4 पेपर होते हैं जीएस के। उसके अलावा यूपीपीसीएस में एक हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है, उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो उस कंपलसरी पेपर को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि कंपलसरी पेपर स्कोरिंग होता है, 150 मार्क्स का होता है और आपकी जो लैंग्वेज होती है उसी में आपको उसको देना होता है। तो इसमें आप अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना कीजिए और इसके लिए आप अच्छे से जो भी मुहावरे वाला जो पार्ट हो गया या फिर जो पत्र लेखन की शैली हो गई, आप उस पर अच्छे से काम कीजिए और उसमें अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। मार्केट में उसके लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं और आप उन बुक्स को, पिछले साल के क्वेश्चंस को आप पढ़ करके और उस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले पेपर पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है जिसमें 3 ऐसे पूछे जाते हैं और उनके टॉपिक भी सिलेबस में दिए हुए हैं कि किन 3 टॉपिक से वो उस ऐसे को पूछा जाएगा। उसमें आपके पास चॉइसेस भी बहुत रहती हैं, 3 ऐसेज होते हैं, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। तो वो ऐसे के लिए आप जो आपका जीएस की प्रिपरेशन होती है वो बहुत हैंडी रहती है। तो आप जीएस की प्रिपरेशन को उस ऐसे के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपने ऐसे के लिए आपके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी रहती है कि आप इंट्रोडक्शन के टाइम ऐसे को जितना अपीलिंग बना सकते हैं, जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एग्जामिनर को जितना ऐसे के प्रति आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ले लीजिए। क्योंकि आप और इंट्रोडक्शन के लिए आप 2 या 3 तरीके के इंट्रोडक्शन को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप किसी स्टोरी को आप उसके ऐसे के इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन टाइप का ऐसे होता है जिसमें आप क्वेश्चंस को रेज करते हैं कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ नॉट हैपनिंग, या वाई सच काइंड ऑफ फार्मर्स इश्यूज़, या फार्मर्स। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि फार्मर जो किसानों से संबंधित था, तो आपको उसमें किसानों की समस्याओं को अगर आप शुरू में इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन मार्क से शुरू कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। इसके अलावा आप किसी पर्सनल इंसिडेंट्स को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें आपको ऐसे से आप कनेक्ट कर पाएँ स्टोरी लाइन पे, तो वो भी एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। तो आप इस ऐसे को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हर किसी का ऐसे लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है। आप किसी पर्टिकुलर ऐसे जिसने ऐसे में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो मत कीजिए, अपनी तरफ से ऐसे को लिख के देखिए और आप खुद उस ऐसे को पढ़िए और उसमें देखिए कि मैंने ये मेरा ऐसे मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मैं इसमें सारे बिंदुओं को लिख पाई हूँ या लिख पाया हूँ या नहीं। और उस तरीके से आप ऐसे को बार बार पढ़िए और ऐसे में जो भी कमियाँ हैं उसको आप अगला ऐसे लिख के, दूसरा ऐसे लिख के उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एक ऐसे का दूसरा पार्ट ये है कि आप उसमें सारे डायमेंशंस को ले लीजिए, जितने भी उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जितने भी डायमेंशंस हैं उस डायमेंशंस को ओपन कीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप उन ऐसे में अपना जो कंक्लूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखिए। ऐसे में आपका जो भी कंक्लूज़न हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। आप उसमें एक रे ऑफ होप दिखनी चाहिए कि हाँ आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आप कुछ वे फॉरवर्ड जानते हैं। तो उस तरीके से ऐसे के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि आपका ऑप्शनल आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कराता है। तो ऑप्शनल के लिए आप अलग से अच्छे से प्रयास कीजिए और ऑप्शनल के नोट्स बनाइए और ऑप्शनल को
अच्छे से तैयार कीजिए। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इन दिनों सोशल मीडिया, बहुत से लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया का आपके प्रिपरेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सोशल मीडिया मतलब कुछ हद तक बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिवली प्रिपरेशन के दौरान इफ़ेक्ट करता है। तो आप अननेसेसरी सोशल मीडिया से बचिए। इसमें आप फेसबुक या व्हाट्सएप का अगर आपको यूज़ नहीं है तो आप उसको नहीं, मतलब अगर आप उसका थोड़े टाइम के लिए नहीं यूज़ करें तो वो भी अच्छी स्ट्रेटजी मानी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल आपकी तैयारी में केवल पढ़ाई का योगदान नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें योगदान करते हैं। तो आप सोशल मीडिया से जितना अवे रह सकते हैं, जितना दूर रह सकते हैं, आप उसको रखिए, उसको नहीं, सोशल मीडिया को अपनी पढ़ाई के बीच में मत आने दीजिए। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से आप नए नए टॉपिक को मतलब टॉपिक के ऊपर नई जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप जान सकते हैं, उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर कुछ सेलेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्लेटफॉर्म है या कुछ अच्छे यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके आप टाइम निकाल के उनको आप सुन लीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो आप उनको सुन लीजिए। तो मेरा यही कहना होगा, अगर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से यही बता सकती हूँ। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए। आप किसी और के कहने पर आप अपनी तैयारी को प्रभावित मत होने दीजिए। आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन उस असफलता को आप नेगेटिवली अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके कठिन परिश्रम का आपको फल अवश्य मिलेगा। इस बात को माइंड में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जब भी कभी आप डिमोटिवेटेड हुई तो आप किसी भी अच्छे विचारक को सुन लीजिए, उनकी अच्छी किताब को पढ़ लीजिए, या फिर आप किसी अपने अच्छे फ्रेंड से बात कर लीजिए जो आपका पॉजिटिव आपको इंस्पायर कर सकता हो, या फिर आप अपने माता पिता से अपनी परेशानी को शेयर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी सारी समस्याओं को एक साइड में रखकर तैयारी को कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी ये हो गई कि आपको पीटी के लिए आपको फोकस्ड स्ट्रेटजी करनी होगी। आपको क्वेश्चंस पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना होगा। सेगमेंट वाइज आपको सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाना होगा, पिछले क्वेश्चंस को लगाना होगा, और अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कई बार तैयार करना होगा, मतलब कई बार रिवाइज़ करना होगा। सिमिलरली आपको मेंस के टाइम पे आपको जो आपके मेंस के पुराने नोट्स बने हुए हैं उनको अपडेट करके आप उनको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए बहुत अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एंड में आपको इस यूपीपीसीएस में कोई रैंक दिला सकती है, कोई भी स्थान दिला सकती है। तो आंसर राइटिंग का आप ध्यान रखिए, लेकिन आंसर राइटिंग जब कीजिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उस पर आप कुछ लिखने के लिए सक्षम हो, तभी आप आंसर राइटिंग को एक ज़्यादा महत्व दीजिए। तीसरा, इंटरव्यू के पार्ट में ये होता है, जब आप मेंस और प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी आपके साथ ही साथ चलती है। तो उसमें आप उस टाइम पे मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है आप उस पर बहुत अधिक ध्यान दे सकते हैं। आप अगर कहीं करंट जॉब में हैं तो उस जॉब की प्रोफाइल को अच्छे से तैयार करके और आप इंटरव्यू में अपीयर हो जाइए, और अपने दोस्तों की सहायता से, अपने घर वालों की सहायता से आप इस एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव तरीके से देखिए और बीच में कभी भी निराश और हताश मत होइए।